Hello everyone. Mm, 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 ठीक है, शुरू करें। mm, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? पास्कल्स लॉ तक। mm, 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 mm. पेपर डिस्कशन कल कर लेंगे, ठीक है। पहले वो फ्लूइड्स वाला कंप्लीट कर लो अपना। पेपर तो इजी, पूरी मैकेनिक्स आई थी ना आपकी बार, तो जहां तक मैंने देखा था मैकेनिक्स का पार्ट ज्यादा था, करेक्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पर थे हम लोग, हाइड्रोलिक प्रेशर वाला देख लिया था, इसके बाद था आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोट फोर्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यानी बेसिक फ्लूइड्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, यहाँ से सवाल आराम से पूछा जाता है बायोट फोर्स से। तो बायोट फोर्स क्या होती है? बायोट फोर्स एक नेट मतलब मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप किया, ठीक है, पानी के अंदर छोड़ा। तो पानी के अंदर जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो हर एक ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ एक फोर्स फील करता है, यानी अपवर्ड की तरफ, ठीक है, एक अपवर्ड की तरफ फोर्स फील होगी। और ये जो अपवर्ड में फोर्स फील होती है, ये किसकी वजह से होती है बेटा? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना। प्रेशर का डिफरेंस है। जैसे मान लो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वाटर में डिप किया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर लगेगा P1, ऊपर की तरफ से प्रेशर लगेगा P2। अगर मैं नेट प्रेशर की बात करूं, तो तुम सबको पता है कि P2 का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि हाइट की वेरिएशन भी आएगी यहाँ पर, है ना। P2 का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यानी, और ये प्रेशर क्या है? अभी वाटर का मैंने अभी तुम्हें बताया था कि प्रेशर क्या है। प्रेशर और कुछ नहीं है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि पर यूनिट एरिया पर लग रहा है, और ये फोर्स लगा रहा होगा वाटर। तो यानी वाटर फोर्स लगा रहा है इधर तरीके से, नीचे वाले सरफेस पे ऊपर लग रहा है, ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स नीचे लग रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं नेट अपवर्ड फोर्स कहां पर आएगी? नेट अपवर्ड फोर्स, क्योंकि डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो नेट फोर्स कहाँ आया? ऊपर की तरफ आया। तो यही जो फोर्स का डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलेंगे? बायोट फोर्स। बायोट फोर्स इसे ही बोला जाएगा। तो इसको और क्या बोल सकते हो? ये एक नेट अपवर्ड फोर्स है, किसकी वजह से जनरेट हुई है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, दैट्स इट, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से बायोट फोर्स फील हुई है, मतलब जनरेट हुई है। अब जब भी एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में रखा जाता है तो क्या होता है? या तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या सिंक करता है, राइट। या तो ऑब्जेक्ट डूबेगा या ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्लोटिंग की कंडीशन डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा। देखो, फ्लोटिंग फ्लोटिंग की कंडीशन, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
ये अगर फ्लोट करेगा तो उसका कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर होगा, कुछ वॉल्यूम पानी के बाहर होगा। तो जो पानी के अंदर वॉल्यूम है, मैं हमेशा पानी कहती हूँ बेटा, इसको हमेशा फ्लूइड, तुम लोग फ्लूइड समझना, ठीक है। तो जो भी फ्लूइड के अंदर जो भी वॉल्यूम होगा इस ऑब्जेक्ट का, इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम इनसाइड। जो भी मैंने फ्लूइड लिया है, इस फ्लूइड की मैंने डेंसिटी रो ली है। फ्लोटिंग के केस में यही होता है कि ऑब्जेक्ट बेटा ना डूबता नहीं है, सरफेस पर तैरता रहेगा, कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, मान लो इसकी डेंसिटी लिक्विड की रो एल है और ऑब्जेक्ट की मैं मान लेती हूँ रो ओ। ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग का केस तब होगा जब लिक्विड की डेंसिटी कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस पर फ्लोट करेगा। तो फ्लोटिंग की कंडीशन ये वाली होती है। अब देखो, जब मैं अब बायोंट फोर्स की वैल्यू, अब हमें बायोंट फोर्स कैलकुलेट करना है। बायोंट फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट पे बेटा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट पे, जो कि इस पानी में है। डाउनवर्ड में एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, यस और नो। यस मैम। और ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगेगा, है ना। m क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M मान लो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है वो कितना है, कैपिटल M है। तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, mg और बायोंट फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसका मतलब बायोंट फोर्स किसके बराबर आने वाला है, किसके बराबर आने वाला है बायोंट फोर्स, mg के बराबर। जी। हाँ, तो मेरा बायोंट फोर्स mg के बराबर आने वाला है। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन रख के अभी मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि बायोंट फोर्स की वैल्यू क्या है, मतलब बायोंट फोर्स जो अभी बात कर रहे हो एफ बी, इस बायोंट फोर्स को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो बायोंट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज, मेरे को स्पेलिंग है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, देख लेना क्या है स्पेलिंग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया कि हमारे पास देखो, जब भी मान लो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही वाटर में जाएगा, जैसे ही ये वाटर में जाएगा, तो भाई अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि वाटर या कोई भी फ्लूइड, फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल बोला गया है ना। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उस फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अगर बेटा इस फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट है और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस वाटर में आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उस लिक्विड ऑफ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, यस और नो। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको ऐसे समझो कि एक कुर्सी है, एक चेयर है, उस चेयर पे पहले लिक्विड बैठा हुआ है, उस चेयर पे पहले लिक्विड बैठा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट उस चेयर पर तभी बैठेगा जब वहां से लिक्विड हटेगा, है ना। भाई एक चेयर पे ऑलरेडी वाटर बैठा हुआ है, अब उस वाटर को अगर उस चेयर से हटाओगे तभी तो वो ऑब्जेक्ट आएगा, कोई और बैठ पाएगा, अदरवाइज तो नहीं बैठ पाएगा। एक ही चेयर पे दो लोग नहीं बैठ सकते, है ना। तो पहले कौन बैठा हुआ है, पहले ये लिक्विड बैठा हुआ है। अब आपने यहाँ ऑब्जेक्ट लेके आए, तो ऑब्जेक्ट लेके आए तो क्या होगा, लिक्विड यहाँ से हटेगा, तो लिक्विड अपना वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, उस वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट आके फिट हो जाएगा। अब अगर ये अगर लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हुआ तो लिक्विड कुछ और जगह तो घेरेगा, यस और नो। यहां से डिस्प्लेस हो गया तो लिक्विड का वाटर लेवल बढ़ेगा। भाई वो कहानी नहीं सुनी तुमने, वो क्रो वाली, क्रो, एक उसमें बीकर में बहुत थोड़ा पानी होता है, क्रो क्या डालता जाता है उसमें, स्टोन डालता जाता है, तो उसका पानी ऊपर आ जाता है ना। देखो क्रो को भी ये फिजिक्स पता थी, तो पानी ऊपर आ जाता है, वो आराम से पी के चला जाता है। तो यही वाला कंडीशन होगा, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक छोटा सा होल कर दिया कि पानी जैसे ही ऊपर आए हम पानी को क्या कर लें, एक अलग से बीकर में इकट्ठा कर लें। तो यहां पर ये बोलता है कि बायोंट फोर्स किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो आर्किमिडीज ने बोला कि बायोंट फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। उनका मतलब था कि जो पानी इस
होल से बाहर आया है, इसका मतलब वही पानी तो डिस्प्लेस हुआ होगा, यस और नो? उसी पानी ने अपनी जगह छोड़ी है, वही पानी डिस्प्लेस होके ऊपर आया है, और वही जो ऊपर आया हुआ पानी है तुमने इस बीकर में इकट्ठा कर लिया, इस बीकर का वेट मेजर कर लिया, और यही बोला कि जो बायोंट फोर्स है वो बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो बायोंट फोर्स मुझे बताओ किसके बराबर हो जाएगा फिर? किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। मास को क्या लिख सकते हो बेटा? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही लिख सकते हो। तो यही क्या है मेरा बायोंट फोर्स। क्लियर हुआ? तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? रो जी वी। अब बात आई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कहां से लाओगे, ये कैसे मेजर करें कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है? तो बायोंट फोर्स में क्या सीखा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड। यस और नो? भाई Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. की वॉल्यूम तो पता होगी, यही तो सीखा है कि भाई उस कुर्सी पे से पानी हटेगा तभी ऑब्जेक्ट बैठ सकता है, और दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि पानी जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उसका वॉल्यूम कम है और ज्यादा वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा, सेम वॉल्यूम ही रहेगा। ठीक है, सेम वॉल्यूम ही रहेगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने इस वाले केस पे। मुझे बताओ यहाँ पर फटाफट से, मेरे पास फ्लोटिंग के केस में क्या बनेगा? बायोंट फोर्स की वैल्यू रखो, क्या लिखोगे? रो जी वी करो, रो जी वी लिखो। बायोंट फोर्स की वैल्यू कितनी बनेगी? रो किसका? लिक्विड का। जी वॉल्यूम किसका लिखोगे भाई? लिक्विड का लिख सकते हो, बट लिक्विड का वॉल्यूम कहां से लाएंगे? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जो ऑब्जेक्ट इनसाइड डूबा हुआ है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड इक्वल्स टू एम जी। अब ये एम किसका मास है? ऑब्जेक्ट का मास। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट को भी क्या लिख सकते हो? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय, बोलो तो मास क्या होता है? रो वी होता है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मास है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट का कंप्लीट वॉल्यूम ना, टोटल वॉल्यूम इनटू जी। यस और नो? ग्रेविटी से ग्रेविटी मर गई, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी इनसाइड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी टोटल। ये कंडीशन हो गई। यस और नो? आ गया ये समझ में केस, फ्लोटिंग का केस? Yes, ma'am. भाई मास ऑब्जेक्ट का टोटल है ना, टोटल मास है तो वॉल्यूम भी टोटल आएगी। बायोंट फोर्स में वही वॉल्यूम आएगी जो पानी के अंदर डूबी हुई है, दैट्स इट। फिर सेकंड केस आता है सिंकिंग का। सिंकिंग में क्या होगा भाई? जल्दी बोलो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है। सिंकिंग में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पानी में या किसी भी लिक्विड में ऑब्जेक्ट कंप्लीट तरीके से डूब जाएगा, है ना? और डूबेगा तो अब इस पे तुम भी कहोगे कि मैम नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बायोंट फोर्स। क्या ये दोनों फोर्स बैलेंस है? क्या ये दोनों फोर्स बैलेंस है? हाँ, बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होते तो वो कभी डूबता ही नहीं ऑब्जेक्ट। इसका मतलब धीरे धीरे सिंक का मतलब है ऑब्जेक्ट धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी इसकी एक्सीलरेशन कहाँ आई ऑब्जेक्ट की? डाउनवर्ड्स। हाँ, तो अब तुम एफ नेट कैसे लिखोगे? कि यहाँ पर एफ नेट किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एम क्या है इस ऑब्जेक्ट का? मास। एफ नेट किसके बराबर होगा बताओ? एम जी माइनस एफ बी करोगे ना, क्योंकि एम जी फोर्स बड़ा है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो एम जी माइनस एफ बी इक्वल्स टू एम ए। अब मुझे बताओ, जो ये मैंने अब यहाँ पर जो एम लूंगी, ये टोटल मास ही आएगा ना, क्योंकि सारा का सारा देखो डूबा हुआ है। सिम ठीक है, ओके, ये तो वैसे भी पूरा ही लेते थे एमजी में तो। ठीक है, तो अब यहाँ से बायोंट फोर्स निकालो किसके बराबर आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सलेशन निकालते हैं। एक्सलेशन किसके बराबर आता है? मास से डिवाइड कर दो, जी माइनस बायोंट फोर्स अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, एक्सलेशन निकालनी है, जी माइनस बायोंट फोर्स अपॉन एम। तो ए इक्वल्स टू जी माइनस बायोंट फोर्स, बोलो कितना लिखोगे? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम क्या लिखूं मैं बायोंट फोर्स में? टोटल वॉल्यूम। Total हाँ, volume. अंदर है तो यहाँ पर आपकी बात टोटल वॉल्यूम आएगा।
अपॉन में मास। तो मास के लिए तो हम ऑलरेडी क्या लिखते थे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। भाई मास है ना ऑब्जेक्ट का, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था, रो वी। तो वॉल्यूम भी तो पूरी आएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, और कुछ कटा, और तो कुछ नहीं कटा। तो यहां से एक्सीलरेशन किसके बराबर आ गई, जी कॉमन ले लो, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस एक्सीलरेशन से तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा। तो ये केस हुआ सिंकिंग का। बात समझ में आ गई, बढ़ू आगे फटाफट, Yes, देख लो एक ma'am. बार। कुछ ज्यादा फिजिक्स नहीं थी, बस मैकेनिक्स थी। बस बायोंट फोर्स पता होना चाहिए क्या है, जितना वॉल्यूम अंदर, सिंकिंग वाले में सारा का सारा वॉल्यूम अंदर है, तो बायोंट फोर्स में टोटल वॉल्यूम लेनी है। फ्लोटिंग में आधा वॉल्यूम अंदर है, तो जो वॉल्यूम अंदर है तो बायोंट फोर्स में से वॉल्यूम इनसाइड लेनी है। गॉट इट, ओनली यही डिफरेंस है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लिया, बायोंट फोर्स का देख लिया, आर्किमिडीज हो गया। ये क्वेश्चन फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर दो 1 सेकंड में। अरे मैंने इसमें से वेंचुरीमीटर हटा दिया क्या। जल्दी बोलो कितना आता है, इतना लेंथ ही तो नहीं है, एक लाइन का सवाल है। करें, कितना आया ये, 3/4 आया होगा, ऑप्शन बी। Yes, ma'am. क्योंकि इनसाइड वही है ना, डिप, तो वही करना था। हो गया होगा सबका, कुछ नहीं था भाई, ये तो बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड ही तो है। नहीं हुआ, क्या आया था, v इनसाइड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू v टोटल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग के केस में यही आई थी लास्ट इक्वेशन, फ्लोटिंग के यस केस मैम। में। अब Yes, देखो ma'am. ये मेरे पास सॉलिड रॉड है, तो रॉड है, ठीक है, इसका डेंसिटी लिक्विड का रो एल दिया हुआ है, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कितनी डिप्ड है भाई इसकी, हाइट। तो रॉड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं तो एरिया तो देखो हर पॉइंट का सेम ही होगा, हर क्रॉस सेक्शन का, है ना। तो जो वॉल्यूम डिप है उसकी डेंसिटी, उसका इनसाइड एरिया तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी जो डिप्ड है, 3h/4 इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम कितनी है भाई, एरिया मान लो मैंने ए माना है, टोटल हाइट कितनी है, h हाइट है, मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट है। तो क्या क्या कट गया, ए से ए कट गया, एच से एच कट गया, शायद एच भी कटा है। तो ये 3/4 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू रो नॉट आ गया, ये खत्म आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। Yes, ma'am. अच्छा ये वाला बताओ, अगर मान लो मेरे पास ये आइसबर्ग है और ये ऊपर वाली जो आइस है ये हीट से पिघल जाती है, तो क्या होगा वाटर लेवल में, रिमेन्स। हाँ रिमेन्स सेम, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ना, क्योंकि ये जो वाटर बैठा है इसने अपने हिस्से का पानी ऑलरेडी डिस्प्लेस कर रखा है ना।
अभी तो पढ़ा है फ्लोटिंग के केस में कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट डालोगे इसने अपने हिस्से का पानी ऑलरेडी डिस्प्लेस किया हुआ है, तो जैसे ही ये पिघलेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी जब ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो पानी का लेवल है वो क्या रहेगा, जब भी आइस मेल्ट होगी तो वाटर लेवल शुड रिमेन सेम। क्लियर हुआ? बोलो। अब एक चीज सही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रिमेन सेम। फिर इसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो आता है। क्या होता है बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा, कैसा फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो? अरे कैसा फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो होता है जैसे मान लो कि सारे लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे आगे वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो करते हुए जाएं, है ना। जैसे मान लो यहाँ से एक स्कूल में तुम्हारी पीट सुबह सुबह जब वो होती है क्या बोलते हैं उसको, प्रेयर होती है, तो सब बच्चे एक लाइन से खड़े होते हो ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो तुम उस बच्चे के फुट स्टेप पे चलते हो ना जो तुमसे आगे होगा, है ना। तुमसे पीछे वाला बच्चा फिर तुम्हारे वाले फुट स्टेप पे चलेगा। तो वो जो लाइन है या वो फ्लो है उसको कैसा फ्लो बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में भी यही होगा। मान लो पानी आ रहा है या कोई भी लिक्विड बहता हुआ आ रहा है, तो उसमें जो पहला वाला पार्टिकल जो प्रीसीडिंग पार्टिकल होगा यानी जो पिछले वाला पार्टिकल होगा वो आगे वाले पार्टिकल की जगह लेगा, तो सेम पाथ फॉलो करेगा। और जैसे ही मान लो ये इस वाली जगह पे आ गया तो और इस वाले पॉइंट पे पहले वाले, सुनो मैं नाम बता देती हूँ। मान लो ये 4 पॉइंट है ए बी सी और डी, ठीक है, ये 4 पॉइंट है ए बी सी डी। अब मैंने क्या किया, एक पार्टिकल जो ए था वो कुछ समय बाद बी की जगह ले लेगा, बी की जगह ले ली। अब बी वाले पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी थी ना पहले, वही अब ए वाले के पास भी होगी, ठीक है। अब मान लो ये बी वाला सी के पास चला गया, अब सी वाले पार्टिकल के पास पहले जो वेलोसिटी होगी ना अब वही सी की होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेम पॉइंट से हर पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी होनी चाहिए और हर पार्टिकल वही पाथ फॉलो करेगा जो उससे आगे वाला पार्टिकल फॉलो कर रहा है। तो उसको हम कैसा फ्लो बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ये मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो पे क्या होगा, कोई भी फ्लो है उस पर अगर मान लो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो ये पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए डायरेक्शन, तो मैं इस पॉइंट पे क्या कर सकती हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। तो वो मुझे किसकी डायरेक्शन दे देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो मुझे उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। अब कोई भी दो स्ट्रीमलाइन फ्लो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते। टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, या नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो सेम पॉइंट पे मेरे पास देखो दो वेलोसिटीज हो जाएंगी विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए दो फ्लूइड एक साथ कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो की सिंपल सी डेफिनेशन। गॉट इट? उसके बाद क्या आता है, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होगा, लेमिनार फ्लो होता है किस तरीके का फ्लो, कैसा फ्लो होगा लेमिनार वाला, अरे कुछ तो बोलो, ब्लैंक हो। कैसा फ्लो होता है लेमिनार फ्लो? मैम जब ऑयल निकालते हैं डब्बी से। क्या करते हैं, क्या करते हैं राहुल? ऑयल वगैरह निकालते हैं तब। देखो लेमिनार फ्लो इस तरीके का होता है कि यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होगा। मान लो ये पहली लेयर है, ये फिर मेरे पास आई दूसरी लेयर, फिर ये थर्ड लेयर सपोज,
ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर, ऐसे ऐसे नीचे जाते जाते एकदम। अब ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हर लेयर के पास अपनी खुद की एक वेलोसिटी होगी अलग। मान लो जो ये ऊपर वाली लेयर है इसके पास वेलोसिटी है कुछ 40 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाली लेयर है उसके पास 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद बिल्कुल जीरो, मतलब एकदम पानी शांत, शांत वातावरण है। तो ऐसा ओशियंस में भी होता है ना। ओशियन में जो ऊपर वाली लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर एकदम अशांति होती है ना, वेलोसिटी बहुत तेज आ रही होती है। लेकिन जैसे जैसे डीपर लेवल्स पे जाते हैं तो एकदम शांत वातावरण मिलता है ना। तो ओशियन में भी इसी तरीके का होगा कि जो एकदम जहां पर सी बेड होगा, है ना, वहां पर क्या मिलेगा, एकदम शांति मिलेगी, वहां पर वेलोसिटी नहीं होगी। तो इसी तरीके का लैमिनार फ्लो होगा। अब लैमिनार फ्लो में होता क्या है, ये दोनों लेयर्स आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगी। ऊपर वाली लेयर नीचे वाले में मिक्स हो रही है तो ये लेयर्स आपस में कभी भी मिक्स नहीं होती, ठीक है, ये लेयर कभी भी मिक्स नहीं होंगी आपस में। और इसको क्या बोल सकते हो तुम, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, है ना, कि हर लेंथ में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मान लो अगर तुम्हें वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है 10, तो 10 का मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन, अपॉन क्या लिख दूं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर 1 मीटर पे तुम्हारी वेलोसिटी कितने से चेंज हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाएगी, है ना। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी का चेंज हर 1 मीटर पर यूनिफॉर्म है तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना। और अगर मान लो ये यूनिफॉर्म नहीं है, हर 1 मीटर पे कभी 5 घट जाता है, कभी 2 घट रहा है, कभी 3 घट रहा है, अगर मेरे पास ये यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या ये विस्कस फ्लो में होगा, क्या ये जो फ्लूइड है ये विस्कस में होगा, लेमिनार फ्लो टाइप, बोलो, हेलो। No, ma'am. विस्कस नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा लेमिनार में, Yes, ma'am. लेमिनार में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों में रिलेटिव मोशन आ गया ना। और जहां रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए वहां पर फ्रिक्शन भाग के आता है ना, रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे दोनों लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारा जो फ्लूइड की वजह से जो भी फ्रिक्शन है वो यहाँ पर आएगा। जैसे ऊपर वाली लेयर नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, ऊपर वाली लेयर आगे से जा रही है तो यहाँ पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन लगा पीछे। अगर ऊपर वाली लेयर पे फ्रिक्शन पीछे लगा है तो ये आगे वाली लेयर को क्या करेगा, आगे खींचने की कोशिश करेगा। तो इसी, क्योंकि वो चाहता है ना कि रिलेटिव मोशन ना रहे, तो सेकंड वाली पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है? क्योंकि वो चाहेगा कि जो नीचे वाली लेयर है जो कम वेलोसिटी से चल रही है वो ज्यादा जल्दी चले, वो ज्यादा वेलोसिटी से चले, तो यहाँ पर वो फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब ही है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसको अपोज करना चाहेगा। नीचे वाली लेयर कम वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड से, तो उसको सपोर्ट करेगा, उसके साथ चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा होता है लैमिनार फ्लो में फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, भी आगे पढ़ेंगे उसको। टर्बुलेंट फ्लो, जिसका कोई भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो है, कहीं से कुछ भी हो रहा है इसमें, इस तरीके का फ्लो। फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि इसमें क्या, वॉल्यूम का रेट क्या होना चाहिए, यहाँ वॉल्यूम का रेट कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम का रेट मतलब अगर 1 सेकंड में पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से v अमाउंट का लिक्विड, v वॉल्यूम का लिक्विड एंटर किया है, तो उस क्रॉस सेक्शन से
इतने ही अमाउंट का लिक्विड एग्जिट भी करना चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम रेट क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम रेट का मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक ट्यूब है, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये एक क्रॉस सेक्शन कट किया और एक यहाँ पर कर लिया, हमने यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन कट किए। देखो होगा क्या, क्रॉस सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन बी। अब क्रॉस सेक्शन ए में कुछ वाटर, कुछ लिक्विड, अबे यार, कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर करेगा। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर कर गया तो देखो आगे से जो लिक्विड आ रहा है ना, यहां से जो लिक्विड आ रहा है वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब एक क्रॉस सेक्शन वाला सेम अमाउंट का फ्लूइड उसी समय पर आगे बढ़ पाए, सेम वॉल्यूम का, है ना। मान लो यहां से वी वॉल्यूम का, एक सेकेंड, यहां पर एक सेकेंड में वी वॉल्यूम का फ्लूइड एंटर कर रहा है, ठीक है। कहां से, ये क्रॉस सेक्शन ओ पॉइंट, ठीक है, ओ पॉइंट से हर एक सेकंड में वी वॉल्यूम का फ्लूइड एंटर कर रहा है। तो बेटा ए पॉइंट से हर एक सेकंड में यही वी वॉल्यूम का फ्लूइड आगे जाना चाहिए ना। अगर ये वी वॉल्यूम का फ्लूइड आगे नहीं जाएगा तो वाटर रिटेंशन हो जाएगा, जो कि हमारे कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड में पॉसिबल ही नहीं है। वाटर रिटेंशन हो जाएगा ना। देखो अगर कोई चीज आपने ओ पॉइंट से आगे की तरफ भेजी और वो चीज आगे नहीं जाएगी तो ब्लॉकेज ही होगा, है ना। यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्लूइड है। फ्लूइड का नाम ही क्या है, द थिंग दैट कैन फ्लो, वो चीज जो आगे फ्लो हो सके। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ओ पॉइंट से हर एक सेकंड में वी वॉल्यूम का फ्लूइड आगे आया है तो ए पॉइंट से भी वी वॉल्यूम का फ्लूइड ही निकलना चाहिए। सिमिलरली इस बी पॉइंट से भी वी वॉल्यूम का फ्लूइड निकलना चाहिए। अब मान लो जैसे ये लास्ट वाला पॉइंट है डी पॉइंट, इस डी पॉइंट का क्रॉस सेक्शन तो बहुत छोटा कर दिया, इस डी पॉइंट का क्रॉस सेक्शन तो बहुत छोटा कर दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला ही क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अगर तुमने क्रॉस सेक्शन छोटा कर दिया तो सिंपल सी बात है, यहां से एक सेकंड में अगर मुझे वी वॉल्यूम का फ्लूइड ही आगे बढ़ाना है, देखो ध्यान से सुनो, मुझे इस छोटे क्रॉस सेक्शन से भी एक सेकंड में वी वॉल्यूम ही क्रॉस करानी है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कैसे करा सकते हैं, कैसे करा दूं। इसका मतलब एक सेकंड में मुझे उतना ही पानी भेजना है जितना ओ के वहां से आया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। पानी की यहाँ पर हम लिक्विड की स्पीड बढ़ा देंगे, तब जाके ये वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसे ही बोला है वॉल्यूम रेट, इसे ही बोला है वॉल्यूम रेट। तो वॉल्यूम रेट शुड बी कांस्टेंट। तो जैसे मान लो ओ पॉइंट पे था, इनिशियली मान लेते हैं ओ पॉइंट पे क्या था, इसका एरिया A1 था, तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी V1 रही होगी। डी पॉइंट का एरिया A2 है, तो यहाँ पर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कुछ V2 रही होगी। तो ये लेकिन A2 V2 ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसे ही बोला है हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये क्वेश्चन एक बार अपने आप, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, इसका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी करो, बहुत सारी चीजें पढ़नी है आज। कर लोगे, देखो ये एंटर कर रहा है यहाँ से, अब तुम्हारा ये एग्जिट दो जगह से है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरा एंटर वाला एग्जिट के बराबर ही होना चाहिए, जितना फ्लूइड एंटर उतना एग्जिट। तो एंटर करने वाले का एरिया ए है, वेलोसिटी 10 है। अब एग्जिट दो जगह से हो रहा है बट टोटल कितना जाना चाहिए, टोटल उतना ही वॉल्यूम जाएगा जितना इन किया है। तो देखो ये दो पॉइंट है, एक का एरिया A/3 दिया हुआ है जिसकी वेलोसिटी पता नहीं, दूसरे का A/4 दिया हुआ है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 20। हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व।
यस मैम। मैम सी आ गया। हाँ, आंचल समझ में आ रहा है कुछ? आंचल, आंचल तुम क्लास में भी हो कि नहीं हो? आंचल, नहीं है क्या आंचल क्लास में? भाई इन लड़कियों ने तो दुखी कर रखा है। आंचल क्लास में हो? नहीं है। ओके, फिर आती है बर्नौली थ्योरम। देखो बर्नौली थ्योरम टॉप, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, कि इक्वेशन तो आसान है लेकिन एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो जाती है। सेम उसी तरीके से ये है ना, पता सबको है लेकिन अप्लाई करने में डिफिकल्टी होती है। तो बर्नौली थ्योरम भी क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन ही है, कि एनर्जी जो है हर पॉइंट पे क्या रहेगी, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड बर्नौली थ्योरम में। तो क्या कहता है बर्नौली थ्योरम, कि प्रेशर एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, तीसरी कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों हर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में क्या रहने चाहिए, ये कांस्टेंट रहने चाहिए हर पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखवाना है, अबे यार देखो प्रेशर प्लस, देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले होती थी mgh, तो यहाँ पर जो भी हम चीज लिखेंगे ये पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, रो जी एच। ठीक है, ये प्रेशर एनर्जी है तो ये भी पर यूनिट वॉल्यूम है। प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्केयर, मास को फिर से वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो वो भी रो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 रो वी स्केयर। ये किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या रहेंगे भाई, ये कांस्टेंट रहेंगे फॉर एवरी पॉइंट। ठीक है, हर क्रॉस सेक्शन पे। तो यहाँ पे लिख लो, एनर्जी शुड बी कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लूइड। हर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, हर क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि अगर मैंने ये पॉइंट, ये क्रॉस सेक्शन कट किया, तो यहाँ पर जितनी टोटल एनर्जी है और मैं यहाँ पर जिस इस पॉइंट पर देखना चाहती हूँ, तो इन दोनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहेगी। इसके फिर हमारे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है तुम्हारे उसमें सिलेबस में। एक तो क्या है, वेंचुरी मीटर है ना, और दूसरा इफ्लक्स वाला है। तो ये दोनों हमें कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं क्या आता है, बर्नौली थ्योरम। आप आइए, पढ़ ली बर्नौली थ्योरम, तो ये रही। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो रेफरेंस लेवल हो वहां से ये हाइट ले लेना। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ये कॉन्सेप्ट तो सबने सुना ही होगा, कई बार तुम्हारे पेपर में भी आया है, मॉक टेस्ट में, है ना। क्या है ये, इसमें देखो क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। इसमें क्या होगा कि मान लो हम लोग इस बॉटल में किसी पॉइंट पे होल्ड कर देंगे। ठीक है, तो मुझे यही निकालना पड़ेगा कि जब इस पॉइंट से ये वाटर निकलेगा तो किस वेलोसिटी से निकलेगा और इसकी रेंज क्या होगी, दो चीजें ही निकालनी पड़ती हैं। कि जब किसी पॉइंट पे होल्ड किया, देखो काफी पॉइंट पे किया हुआ है, 1 2 3 4 5, है ना।
तो इन पॉइंट्स पे अगर मैं होल्ड कर दूं तो वेलोसिटी क्या होगी और इनकी रेंज क्या होगी, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे किसी भी बॉटल में कहां पर होल्ड करना पड़ेगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। कैसे करोगे बताओ इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को आसान से करेंगे, ठीक है। बहुत से जगह तुमने देखा होगा डेरिवेशन कहाँ से करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। देखो मान लो मेरे पास ये बीकर है, ठीक है। इस बीकर में ये मान लेते हैं हम, यहाँ पर सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस है, मैंने यहाँ पर पिन होल कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पिन होल कर दिया, यहां से वाटर बाहर आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो सरफेस है ऊपर वाला एरिया का, ये एरिया एस माना है, ठीक है। ये वाटर का अपर सरफेस है, ठीक है। तो वाटर का अपर सरफेस है, तो मैंने यहाँ पर माना एस, सरफेस एरिया एस। मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि जब पानी इस पॉइंट पे था, कोई भी फ्लूइड जब ऊपर था, सरफेस पर था, तो यहाँ पर इस लिक्विड के पास जो वेलोसिटी थी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वीएस, ठीक है। जैसे ही फ्लूइड यहां से निकलना शुरू होगा, इस पॉइंट का एरिया कितना मान ले, एरिया ऑफ होल ए एच माना, ये जो होल किया हुआ है इसका एरिया। यहां से कोई भी पार्टिकल, जब ये मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, वाटर या कोई भी फ्लूइड बाहर आएगा, इस पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी मान ली कितनी है, वीएच। तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी? कोई भी फ्लूइड बेटा यहां से इस तरीके से ही तो जाएगा, देखो। तो क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी, है ना। तो सबसे पहले यहां पर इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी लगेगी, जैसे कि वो क्या कहेगा कि जो ऊपर वाला एरिया है भले ही वो बड़ा है, तो एस वी एस। अब जो होल वाला एरिया है बेटा वो बहुत स्मॉल हो गया ना, बहुत स्मॉल हो गया, तो ए एच इंटू वी एच। पहले मुझे ये बताओ कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, फटाफट। क्लास में हो कि गए सब? मैम होल पे वीएच ज्यादा होगी। बाकी और कोई नहीं है क्लास में? एक आरुष है, आयुष, यही है बस? यस मैम। क्या यस मैम मैम? क्या यस मैम? वीएच पे हम्म, होल के बाद हाँ होल के पास, क्योंकि होल का एरिया बहुत स्मॉल है, छोटा है। ठीक है। तो ये मैं अजम्पशन पहले ही बना के चल रही हूँ, बिना अजम्पशन के भी करेंगे कि अगर होल का एरिया बहुत बहुत छोटा नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा। तो बट कंपैरेटिवली साफ साफ पता है कि सरफेस के कंपैरिजन में जो होल वाला एरिया है वो बहुत स्मॉल है। ओके, अब एक चीज और बताओ मुझे कि जो सरफेस है वहां पर प्रेशर कितना है, इस सरफेस पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अब बेटा मुझे यहाँ होल पे बताओ, अगर ये होल की हाइट सरफेस से एच हाइट नीचे है, ठीक है, ये एच हाइट पे मैंने होल किया हुआ है, होल जो है यहाँ से एच हाइट पे, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, जल्दी बोलो। पी नॉट प्लस रो जी एच। नहीं, यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा, क्योंकि भाई ये अब एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के उसमें नहीं आ गया, ये यहाँ पे तुमने होल कर दिया, तो वाटर जैसे ही निकलेगा वो किसके कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टच में। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, विच इज पी नॉट। तो अब तुमने क्या करना है, अप्लाई दूसरी क्या है, बर्नौली एट सरफेस एंड होल, ठीक है। चलिए अब सरफेस पर बर्नौली लगाते हैं। यहां पर पोटेंशियल, यहां पर प्रेशर कितना है, प्रेशर एनर्जी सरफेस पर पी नॉट, सरफेस पर प्रेशर पी नॉट है तो पी नॉट लिख दिया, प्लस दूसरा क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 रो वेलोसिटी सरफेस की स्क्वायर, प्लस दूसरा तीसरा क्या बचा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, रो जी। अब देखो रेफरेंस लाइन चाहिए होगी, तो मैं अपने लिए आसान करने के लिए मैं रेफरेंस लाइन यहीं से ले लेती हूँ। देखो ये जो वाली पॉइंट है जहां से होल पास हो रहा है, मैंने यहीं से रेफरेंस लाइन ले ली। तो ऊपर वाला कितना बना, रो जी एच, करेक्ट, सरफेस का। होल का बोलो, होल का प्रेशर भी कितना है, पी नॉट, प्लस यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, हाफ रो वी एच का स्केयर, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यही रेफरेंस लाइन है, हाइट 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी
0 हो गई। बोलो ये चीज समझ में आ गई? हेलो, चीज समझ में आई? पी नॉट से पी नॉट कट गया, और क्या कटा? 1/2 रो, रो से रो कट जाएगा ना, रो भी हट जाएगा, रो भी कैंसिल। अरे हटो। तो रो भी चला गया, तो क्या बचा? v²s/2 प्लस GH इक्वल्स टू रो VH²। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, v²s माइनस, अरे यहाँ रो क्यों लगाया, माइनस v²h इक्वल्स टू 2GH। क्या यही इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बनेगी? एक सेकेंड, v²s मैं इधर लेके आई माइनस, ये माइनस में जाएगा ना, माइनस में जाएगा है ना, -2GH। क्लियर हुआ? तो ये माइनस है तो इसको थोड़ा ठीक करके ऐसे लिख लो, v²h माइनस v²s इक्वल्स टू 2GH। ठीक आया अब ठीक है ना? तो ये मान लो Yes. इक्वेशन सेकेंड, और मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इक्वेशन 1। अब एक काम करो, ये v²h एज इट इज हो गया, ये जो सरफेस की वेलोसिटी है इसको h के टर्म्स में लिखो, क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ होल निकालनी है तो s को हटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से वेलोसिटी ऑफ सरफेस किसके बराबर हो जाएगा? देखो, ah vh अपॉन as, यही है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। इस बीकर की कंप्लीट हाइट मान लो कितनी? इस बीकर की कंप्लीट हाइट कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? v²h माइनस v²h a²h अपॉन a²s इक्वल्स टू 2GH। h देख लेना, यहाँ पे स्मॉल h है। स्मॉल h क्या है? सरफेस से उस होल की हाइट, सरफेस से होल की हाइट है। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से? v²h। अरे यार ये तो बहुत दुखी करता है। v²h कॉमन आ गया, क्या क्या बचा? 1 माइनस a²h a²s इक्वल्स टू 2GH। करेक्ट? क्या यही Yes. बचा? ओके, तो यहां से मेरे पास v²h होल की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन 1 माइनस a² होल का एरिया अपॉन सरफेस का एरिया, ये आ गया। इफ एरिया ऑफ होल इज वेरी 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 लेस देन एरिया ऑफ सरफेस, तो ये वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी बेटा? ये स्क्वायर हटा दो अब यहाँ से, ये वेलोसिटी ऑफ होल किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2G स्मॉल h। हाँ या ना? h क्या है? h वो हाइट है जो कहां से ली गई है? सरफेस से टू द होल। देख लो h वाली हाइट, स्मॉल h का ध्यान रखना, स्मॉल h क्या है, ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें दोनों केस करा दिए हैं। अगर ये कंडीशन ना गिवन हो तो तुम्हें फिर यहां से निकालनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद फिर क्या आता है? रेंज की बात करते हैं, ठीक है? तो रेंज का मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, रेंज का मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा रही हूँ। रेंज में क्या होता है? देखो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम ही बता दो। रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, Time. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। टाइम क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास ये कोई टावर है, इस टावर से मैंने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दी है, और इस टावर की हाइट कैपिटल H है, तो ये कितनी देर में यहाँ पर पार्टिकल रीच करेगा? मुझे कितने समय लगेगा उसको? अंडर रूट 2H अपॉन G, यही आता है शायद, 2H/G। हेलो, यस। तो मेरे पास वेलोसिटी आई अंडर रूट 2GH, और टाइम कितना आ गया? अंडर रूट, अच्छा ये G ये H छोटा है, देखो 2G स्मॉल h। टाइम में पूरे टावर की हाइट है, तो जब मैं समय लूंगी तो इस पूरे बीकर की हाइट लूंगी, और इस पूरे बीकर की हाइट मैंने कैपिटल H ली है,
तो कैपिटल एच ली है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2g, एक सेकेंड, 2g कितना होगा बेटा, ये देखो h माइनस स्मॉल h हो जाएगा ना, मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए। कौन सी वाली, ये वाली हाइट है ना, टावर की हाइट तो यही बनेगी ना इतनी, तो ये कितना है h माइनस स्मॉल h, यस और नो। देखो यहाँ पे भाई टावर तो यही बनेगा ना इतना, यही सिर्फ ये h माइनस स्मॉल h, तो 2g क्या लिखा था, 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g, कितना बना ये देखना बेटा, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट ऑफ 4, रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाएगा, 2h इंटू h माइनस स्मॉल h आ जाएगी रेंज ये। तो रेंज करवाने का मतलब यही था कि कौन सी हाइट लेनी है और टाइम किस तरीके से निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सिंपल, अभी तक बस मैकेनिक्स यूज हो रही है और कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, देख लो आप एक बार। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया हो? हेलो। फिर आता है रेंज मैक्स, कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, किस पॉइंट पे होल्ड करें, है ना। तो कहां पर, अगर मेरा ये पूरा बीकर है, इस पूरे बीकर की जो हाइट है, मतलब जहां से वाटर है, ये अगर कंप्लीट एच है, तो बेटा रेंज मैक्सिमम के लिए होल्ड कहाँ करना होगा, h/2 पे, ठीक है, h/2 पे करना होगा। क्लियर हुआ? यस बोलो। मैम। किसी को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लो फिर, क्योंकि आगे और टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैम मैम जो हम्म। इक्वेशन सेकंड है ना, हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 है ऐसे करके। ना 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 ना, वो वी यहाँ पर वो इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी लगाएंगे ना, यस ये मैम। आ गई यहाँ पे। यस मैम। हाँ, बाकी तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, इस यस मैम। तरीके से याद रख सकते हैं। हाँ, याद रखना है, यहाँ पर होल की है पहले वेलोसिटी, ठीक है। करें आगे, ठीक है। सुमित समझ आ रही है? सुमित, यस मैम। क्या यस मैम? हाँ यस मैम। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो गए। 2025 का पेपर लगाया था? हाँ, 25 का जो शेयर किया था, तो रेंज मैक्सिमम h/2 पे हो जाएगी। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर ये वाला भी आता है, देखो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें ये बोलते हैं कि हमने एक स्मॉल होल पंचर किया है एट द डेप्थ h, ठीक है, इस कंटेनर में यहाँ पर वाटर फिल है, तो कितने समय में ये वाटर जो है एम्प्टी हो जाएगा। इसे कैसे करेंगे, वाटर एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो थोड़ा सा हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो कर एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे? हाँ, या इसका पहले तुम एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दो, इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें भी तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ, सिर्फ एक ही इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगानी है बस। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगानी है, ठीक है। मान लो टाइम 0 था, तो तुम्हारे इस बीकर की सरफेस तक जो वाटर है उसकी हाइट कैपिटल एच है, ठीक है, यानी इस बीकर में पानी जो स्टार्टिंग से फिल है वो कैपिटल एच हाइट तक फिल है, ठीक है। अब मान लो तुम किसी टी टाइम, इस तो दिख ही नहीं रहा, हम अब किसी टी टाइम पे ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को सरफेस टेंशन करानी रह गई है, ठीक है, 1 curie मीटर एक बार खुद से देख लेना। ये हमारा किसी, मैं टी टाइम पे बात कर लेती हूँ कि किसी टी टाइम पे जो बीकर है वो इस हाइट तक पहुंच गया है, ठीक है। कितनी तक, इसकी हाइट जो अब रह गई है ये एक्स हाइट रह गई है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो पानी के लिक्विड के पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, वीएस है।
तो होल कहाँ किया हुआ है, मान लो ये यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ पर इस वाटर के पास जो वेलोसिटी होगी वो VH मान लो, एरिया कितना दिख ही ना रहा है इसमें, तो एरिया क्या मान लो, वेलोसिटी VH और एरिया मान लो AH होल के पास, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। तो अब क्या लिखोगे तुम, एरिया ऑफ बीकर इनटू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो ये भाई ये जो बीकर है इसका एरिया तो यही रहेगा, जहां पर ये मैंने पॉइंट बनाया है, मान लो ये बीकर का एरिया है AB, इस पॉइंट की वेलोसिटी मैंने VS लेट करी हुई है, लेट ही कर रखी है, तो यहाँ पर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सरफेस इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ होल और वेलोसिटी ऑफ होल के बराबर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सरफेस वेरी कर रही है VS, तो AB तो एज इट इज रहेगा, VS को क्या लिख दोगे बोलो, dx/dt, क्योंकि x हाइट है और कितने टाइम पे है, t टाइम पे, तो यानी वेलोसिटी का जो चेंज है मैं कितना मान लू यहाँ पे dx/dt। ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है ये कम होता चला जाएगा वाटर का, तो ये नेगेटिव चेंज होगा, तो dx/dt इक्वल्स टू AH वेलोसिटी ऑफ हाइट कितनी बताओ, इस होल पर वाटर के पास कितनी वेलोसिटी होगी, अभी कैलकुलेट करिए। और देखो यहाँ पर ये भी बोला है ए वेरी स्मॉल होल इज पंचर्ड, तो वेरी स्मॉल होल है तो H के पास वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2g कितना होगा बेटा बोलो, x हाइट पे है ना, अब तो ये x हाइट पे है, तो ये कितनी हाइट, यही तो दी थी हमने h हाइट, तो अब की बार h हाइट ये बनेगी ना x वाली, यस और नो, यस मैम। यस मैम। 2gx। अब देखो लिमिट्स लगानी है, लिमिट्स कैसे लगाओगे, थोड़ा सा इधर उधर कर लो, dt वाली टर्म को एक तरफ कर लो और x वाली को एक तरफ कर लो, तो dx वाला एक तरफ हो गया इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, AH/AB अंडर रूट 2g x, dx कहाँ जाएगा, अंडर रूट 2g, अच्छा 2x तो उधर ले लिया ना मैंने, एक काम करते हैं इसको बेटा एक बार रीअरेंज कर लो x और t वाली टर्म्स को, कैसे होगा, dx को यहीं रखते हैं, AH/AB यहाँ आ जाएगा, तो ये बचा अंडर रूट 2gx इंटू dt है, यहाँ dt बचा ना, तो अगर मैं इस dx को यहाँ ले जाऊं तो अपॉन में जाएगा रूट 2gx, करेक्ट, और यहाँ रह जाएगा AH/AB है इंटू dt, ये इसी तरीके से होगा कुछ, देखना एक बार, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो और अगर मान लो मैंने dt इधर लिख दिया, dt इक्वल्स टू AB को ऊपर भगा दो, यहाँ पे AH को नीचे भगा दो, dx रूट 2g को यहाँ रहने दो, और अब मेरे को ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये x है तो x को मैं ऊपर लिख ली हूँ x की पावर -1/2 इंटू dx, ठीक है जी, देख लो, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस AH/AB को उधर इधर की तरफ ले गई, x की तरफ। लिमिट लगाना है, जब समय 0 था तो कितनी समय 0 था तो मेरे पास कितनी हाइट थी, कितना वो था x, हाइट कितनी थी, कंप्लीट h, क्या कह रहे हो, dx 2 बार क्यों लिखा, क्या 2 बार क्यों लिखा, dx कहाँ, इसी वाली लाइन में लास्ट वाली में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है 1 लिख दो, अब ठीक है गौरव, अब ठीक है गौरव। तो देखो जब मेरे पास टाइम 0 था तो मेरे पास कितना हाइट था इस वाटर का, लिक्विड का, ये देखो मैंने यहाँ पर h लिखा हुआ है, h हाइट है, तो मैंने 0 से h लिखा दी, किसी t टाइम पे मेरे पास कितनी हो जाएगी, किसी t टाइम पे ये वाटर एम्प्टी हो जाएगा, बीकर बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हाइट कितनी हो जाएगी, किसी t पॉइंट पे हाइट 0 हो जाएगी, यस और नो, हाँ या ना, यस मैम। हाँ, यस मैम। तो बस इतना ही करना था, तो बस आपने सरफेस की वेलोसिटी को dx/dt करना है, होल की वेलोसिटी 2gx निकाल ली है, x अलग पटक दो, dt अलग पटक दो, और 0 टाइम पे हाइट कैपिटल H है, और सॉरी 0 टाइम पे, और जब तुम्हारा टाइम जो t हो जाएगा उस टाइम पे तुम्हारी हाइट 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आराम से क्या निकल जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिराइव नहीं करती हूँ, एक बार खुद कर लेना, डायरेक्ट एक बार इक्वेशन लिख लो, आ भी जाती है। तो टाइम आता है बेटा AB/AH एज इट इज रहेगा, क्योंकि दिख ही रहा है
कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा √2h/g। बोलो ये समझ आ गया? कौन सा ऑप्शन है इसका? अंडर बी ऑप्शन है ना। अच्छा इसमें तो ए भी आ रहा है हमारा, ए तो कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा एरिया, इसमें ए स्मॉल ए लिया होगा, होल का एरिया। ठीक है, ये होल का एरिया स्मॉल ए होगा, तो बीकर का ए बी, यहाँ पर ये होल का एरिया 2h, h वो हाइट है, कैपिटल H लिख दो, इनिशियल हाइट वाटर की, इनिशियल वाटर हाइट। समझ में आया? मैम ये लिमिट h to 0 होगी, 0 to h? नहीं नहीं, H20 माइनस में आएगा ना आंसर, माइनस में आएगा, कोई नहीं। वो यही Yes, बता रहा ma'am. है कि समय के साथ साथ तुम्हारी जो हाइट है वो घट रही है ना, समय के साथ साथ हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो वो माइनस साइन वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये तुम याद भी रख सकते हो बाकी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं फ्लक्स की, पूछता है पेपर में, तो ये जो भी तुम्हें इक्वेशंस लिखवाई हैं ये सब स्टैंडर्ड है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद वेंचुरी मीटर आता है, वो एक बार खुद से ट्राई कर लेना। अच्छा ये विस्कोसिटी रह गई ना, विस्कोसिटी यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद देखो विस्कोसिटी में वही है, विस्कोसिटी में क्या पढ़ाया था कि लेयर्स का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है ना, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेड, लेयर्स की क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा, है ना। हर लेयर के पास डिफरेंट वेलोसिटी है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा लिक्विड में, उसको क्या नाम देते हैं, विस्कोसिटी। क्या नाम देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को विस्कोसिटी नाम देंगे। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, ईटा। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे हमारे पास मैकेनिक्स में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ईटा, जो क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए इज द एरिया। अब इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी बताया है, तो ये क्या है, dv/dx। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, dv/dx को वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा भी हुआ है। तो जो लास्ट वाली लेयर है वहां पर वेलोसिटी 0 भी हो जाती है कई बार, तो ये याद रखना कि कई बार आ भी जाता है कि विस्कोसिटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, इन इन चीज पे करेगी। एसआई यूनिट क्या है इसकी, देखो विस्कोसिटी की दी हुई है, सीजीएस यूनिट पॉइज है, और पॉइज, और इसको पॉइजल्स भी बोलते हैं, सीजीएस पॉइज है। एक पॉइजल में कितने यूनिट होते हैं, 10 पॉइज। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, पलक क्या लिख रही है, ओके बेटा। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। इसके बाद आती है स्टोक्स लॉ। क्या कहता है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर मैंने विस्कस फ्लूइड में कोई क्या, विस्कस फ्लूइड में हम क्या करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो क्या होगा बेटा, खुद बताओ मुझे क्या होगा जल्दी से। ये फ्लूइड, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg, वेट लग रहा होगा। और एक तो इस पर नीचे लग रहा है वेट mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स, 0. बायोंट, बायोंट तो लगेगा ही, Yes. बियॉन्ड फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, यानी विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ ही लगेगा। विस्कस फोर्स भी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ना, तो विस्कस फोर्स भी कहाँ लगेगा बेटा, ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो विस्कस फोर्स को इसे दिखाऊं, एफ, फ्रिक्शन है तो स्मॉल एफ से दिखा देती हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन, ये भी ऊपर लग रहा है। क्या ये फोर्सेस बैलेंस्ड है, क्या ये फोर्स बैलेंस है, ये फोर्स इनिशियली बैलेंस्ड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी विस्कस फ्लूइड में डालोगे, वो सर्टेन हाइट से नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, है ना, नीचे जाएगा, तो इसका मतलब डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है। अभी नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड आ रही है, तो यानी ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, एक पॉइंट पर ये रहा mg फोर्स, ऊपर बायोंट फोर्स लग रहा है। किसी टी टाइम पे ऐसा होगा कि तुम्हारे पास क्या होगा, ये mg फोर्स क्या करेगा, बायोंट प्लस विस्कस फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। यस और नो,
है ना, इसको क्या कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। और जैसे ही ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका मतलब है कि उसके बाद तुम्हारे पास एक पार्टिकल के पास क्या आ जाएगी, सर्टेन वेलोसिटी आ जाएगी, और वो उसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, उसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा। ठीक है जी। तो ये होता है स्टोक्स थ्योरम। इसकी वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी भी निकालते हैं यहां से। क्या होगी भाई, कितना विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगा? हेलो, सो गए सब? Yes, ma'am. कितना लगेगा? 6 pi neta R VT. ठीक है। तो एक अमाउंट के बाद एफ नेट यहाँ पर नेट 0 हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी जो वेलोसिटी है वहां पर कांस्टेंट हो जाएगी, यानी एफ वी प्लस बायोंट फोर्स जो है एम जी को बैलेंस आउट कर देंगे आफ्टर सम टाइम। इनिशियली नेट फोर्स था एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो एम जी नीचे था, तो एम जी माइनस बायोंट फोर्स माइनस विस्कस फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो बायोंट फोर्स हम निकाल सकते हैं, mg हमें पता है। अब बात आई कि विस्कस फोर्स कैसे निकाला जाए। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 6 पाई ईटा r इंटू V. ठीक है, 6 पाई ईटा आर बी। तो ये मेरे पास हाँ यहाँ लिखा भी हुआ है, इट गिव विस्कस ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ मीडियम। तो ये हमारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स इट। यही थी स्टोक्स थ्योरम। पॉइजली इक्वेशन, रेनॉल्ड्स नंबर, ये तुम्हारे सिलेबस से हट चुके हैं, तो ये नहीं पढ़ना। लास्ट टॉपिक बचता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन भी 15-20 मिनट का टॉपिक तो देखो है ना, कम से कम भी मतलब 20 मिनट तो लग ही जाएंगे इसे समझाने में। तो एक काम करना, सरफेस टेंशन को छोड़ के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है ना 25 और 24 के, वो ट्राई करके देखना। ठीक है, 25 और 24 के एक बार देखना कि तुमसे लग पाते हैं या नहीं लग पाते हैं। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके देन एवरीवन। तो फ्लूइड्स के क्वेश्चन लगाने हैं 25 और 24 के आज ही। सरफेस टेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो। मैम मेरे क्वेश्चंस। अच्छा हाँ ठीक है, तुम रुक जाना। ठीक है, बाकी के बच्चे लीव कर सकते हैं। एक बार मैं तुम्हारे क्वेश्चन दोबारा देख लेती हूँ। ठीक है, अब्दुल्ला कहाँ है? अपने ही ग्रुप में भेजे थे ना आपने? पीर बख्श। नया वाला भी ग्रुप बना उसमें। अच्छा अच्छा, फिजिक्स सपोर्ट, ठीक। एक तो तुम्हें बता ही दिया था सर ने। एक देखो ये वाला जो तुम पूछ रहे हो ना, ये तो मैंने शायद तुम्हें समझा क्लास में भी बताया है, लॉजिक गेट्स वाला। देखो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ये ग्राउंडेड है, यहाँ पर y से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट ए ओपन है और ये बी पॉइंट ये भी ओपन है।
यहाँ से 5 वोल्ट आ रहा है। क्या कह रहा है, लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू गिवन सर्किट डायग्राम इज। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी के इनपुट रख के देखना है तुम्हें। हेलो अब्दुल, पीर बख्श हो यहाँ पे? देखो, Yes, यहाँ ma'am. पर तुम्हारे पास 2 इनपुट हैं, ए और बी के। तो ट्रुथ टेबल बनाओ। अगर मान लो तुमने ए को 0 दिया और बी को भी 0 दिया, 0 0 देने का मतलब क्या है, ये इनपुट, ये क्लोज्ड है सर्किट, ओपन सर्किट होगा 0 0 में। ओपन Open होगा मैम. ओपन सर्किट है, यानी यहाँ 5 वोल्ट से कुछ करंट आएगा तो सारा करंट कहाँ जाएगा, ओपन सर्किट से तो करंट नहीं जाएगा ना, ओपन सर्किट के थ्रू तो नहीं जाएगा। तो सारा करंट यहाँ से इस वाले पाथ को फॉलो कर जाएगा और वाई जहां पर तुम्हारा आउटपुट है वहां पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा। करेक्ट? तो यानी मुझे वाई पर आउटपुट मिल गया, तो यहाँ क्या आया, 1 आ गया ना। हेलो, Yes, ma'am. तो देखो अगर 0 + 0, अच्छा और देख लेते हैं, ए को 1 रखते हैं, बी को 0। तो देखो जब तक तुम्हें पता है, जब तक दोनों गेट क्लोज नहीं हो जाएंगे, जब तक दोनों गेट क्लोज नहीं हो जाएंगे, ये तुम्हारा जो करंट है ये इस वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगा। यस और नो? क्योंकि क्लोज तो Yes, लूप ma'am. होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इस यहाँ पर भी मुझे वाई की जगह 1 मिलता रहेगा। जब मैंने इसको 0 1 किया, मुझे वाई पर 1 मिलता रहेगा। लेकिन अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर 1 और 1 कर दिया, वाई पर है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है देयर शुड बी सम रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जिसको कनेक्ट करने पर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ए और बी को 1 दिया, इसका मतलब ये दोनों सर्किट हो गए क्लोज्ड। क्लोज सर्किट हो गए मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन, क्योंकि बहुत लो और वायर का रेजिस्टेंस होगा, राइट? तो इसका मतलब है अब की बार जो तुम्हारा करंट होगा तो इस वाले पॉइंट से फॉलो करेगा, इस वाले पॉइंट से सारा करंट आ जाएगा, मतलब वाई को कुछ नहीं मिला, अब की बार ये हो गया 0। तो बताओ ये कौन सा गेट हुआ बेटा, खुद से? एक सेकेंड। 0 + 0 1 नैंड लग रहा है क्या, या कौन सा है? नैंड है, एंड है? एंड तो नहीं है, और भी नहीं है। क्या नॉर है? 1 + 0 1, नॉर भी नहीं है। नैंड होगा क्या? यहाँ देखो नैंड का बनाते हैं, वाई में 0 0 क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, बट यहाँ 1 मिल गया। 1 और 0 0 होना चाहिए था, बट 1 मिल गया। नैंड है ना? हेलो, नैंड गेट हो गया ना बेटा? मैम पहला वाला फिर गलत होगा फिर नैंड के लिए. नैंड के लिए पहला वाला गलत होगा मतलब, और नहीं है ना? नहीं, क्यों गलत है पहला वाला नैंड के लिए? 0 मैम 0, नैंड में तो ए बी बार आता है ना. हाँ तो ए और बी का मल्टीप्लाई क्या देगा, एंड गेट ए और बी का मल्टीप्लाई 0 देगा, यस मैम लेकिन सही है. नैंड 1 दे देगा, है ना? तो ये नैंड गेट बन जाएगा। तो ये देखना होता है यहाँ पे, बस। क्लियर है? यस मैम. ठीक है। मैम और वो सेकंड वाला भी समझा दो, वो जो पहले भेजा था. सेकंड कौन सा है? यस मैम, दोनों के न्यूक्लियर, अच्छा ये ए पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज कनेक्टेड, पोटेंशियल डिवाइडर है, ओके, इज कनेक्टेड विद ए DC source of 20 volt, a LED of globe in voltage and Zener diode built on the length of the resistance wire. The length of the resistance wire is 20 centimeter. The minimum length PQ to just glue the LED. एक सेकेंड, LED कहाँ है? Potential divider circuits DC source LED of glow voltage 1.8 volt. अच्छा शायद ये LED है, और ये एलईडी का डायोड है, और यहाँ पर ये जीनर लगी हुई है, ठीक है? तो जीनर की ये प्रॉपर्टी होगी, जीनर उतना ही वोल्टेज अपने पास रखेगी। जीनर का वोल्टेज कितना दे रखा है, 3.2 वोल्ट। तो ये इसके पास 3.2 वोल्ट है, तो यहाँ तो 3.2 आना ही चाहिए, यहाँ 3.2 आएगा। तो मेरे पास डायोड के पास 20 में से 17.5, ठीक है?
एक मिनट रुकना। A potential divider circuit is connected with a DC source LED glowing in voltage 1.8 volt and the length of the resistance wire is 20 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे 20 सेंटीमीटर की वायर चाहिए किसके लिए? LED डायोड ऑफ 1.8 वोल्ट है ना। तो मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए होगी? 1.8, 18 सेंटीमीटर। मैम मैं देखता हूँ आंसर में। एक सेकंड रुक जाओ। देखना। मैम 5 आ रहा है। इसमें एक मिनट। Potential divider circuit is connected with a DC source of 20 volt। 20 वोल्ट मुझे चाहिए 1.8 वोल्ट के लिए। The minimum length of PQ to just glow the LED। हाँ, तो जस्ट ग्लो दिया हुआ है ना, तो पहले मुझे इसका डायोड का रेजिस्टेंस निकालना होगा कि कितना है। 20 वोल्ट, 20 में से 3.2 माइनस कर दो। LED ऑफ ग्लो इन ए वोल्टेज 1.8 वोल्ट। तो देखो ये सुनो 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 सुनो, हो गया। इसमें तुम्हें जो LED एक्सटर्नल वोल्टेज कितनी दे रखी है? हमें 20 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। तो 20 वोल्ट में से एक सेकंड। पांच दे रखा है इसका। यस मैम। हम्म, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और डायोड का 3.2 दे रखा है। तो यानी P और Q का पोटेंशियल क्वेश्चन समझने में गलती हो रही है। एक मिनट रुकना। and a Gina diode of 3.2 volt। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें कर क्या दिया, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मेरे पास एक्सटर्नल वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक है, 20 वोल्ट है, और मेरे पास यहाँ पूरा ये रेजिस्टेंस का बॉक्स लगा दिया, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया अपना एक एलईडी, ठीक है, ये एलईडी है। इसी के बराबर में कनेक्ट कर दिया यहाँ पर जीनर, ठीक है, इस तरीके से। ये जीनर वोल्टेज है। जीनर की वोल्टेज दे रखी है 3.2 और डायोड की दे रखी है 1.8 वोल्ट। अब एक बात बताओ, ये 20 वोल्ट के लिए मुझे कितनी हाइट का दे रखा है? ये लेंथ रेजिस्टेंस वायर की 20 सेंटीमीटर दी हुई है। किसके लिए? 20 वोल्ट के लिए। बात समझ में आई? अब एक काम देखो, यस मैम। अब मुझे टोटल वोल्टेज कितनी चाहिए? 3.2 तो मुझे ऐसी चाहिए कि टोटल वोल्टेज में से 3.2 वोल्ट तो जीनर को मिल जाए
और उसमें से ग्लो यानी 1.8 पे तुम्हारी एलईडी ग्लो कर जाएगी आराम से, यानी 1.8 वोल्ट किसको मिल जाए, एलईडी को मिल जाए। मुझे टोटल वोल्टेज कितनी रिक्वायर्ड है, मुझे टोटल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ही कितनी है, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5, मुझे 5 वोल्ट की ही रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, बोलो। यस मैम। टोटल है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मुझे 20 वोल्ट पर कितने की रिक्वायरमेंट थी, 20 सेंटीमीटर की, तो 5 वोल्ट के लिए मुझे कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट है, L1 लेंथ की, निकालना बेटा एक बार। 5 आ गई ना, 20 से 20 यस मैम 5 आ जाएगी। 5 सेंटीमीटर, बस ये करना था, दैट्स इट। तो बस 1.8 मुझे एलईडी पे चाहिए और 3.2 हमें अपने डायोड पे चाहिए, दैट्स इट। तो 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 5 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा।